नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक कौन सा है जी? प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। तो देखें, प्रधानमंत्री तो देखें, प्रधानमंत्री के लिए कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, 78 है। इस प्रकार कुछ आर्टिकल हैं जिनके ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखें, आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में लिखा है। यानी आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 74 में। जैसे राष्ट्रपति 52 है, उपराष्ट्रपति 63 है, इसी प्रकार प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। और 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है और जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। उसके बाद में अमेंडमेंट किया गया जी, 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो कब किया गया? 1976 में किया गया। और उसमें क्या कहा गया कि मंत्री परिषद के द्वारा मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद सलाह देती है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। कौन? राष्ट्रपति। यानी मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये कह दिया गया कि मंत्री परिषद जो भी राष्ट्रपति को सलाह देगी उसको राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। ये कब कहा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब इसी में एक संशोधन और किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया जी। 44 अमेंडमेंट जो कि 1978 में किया गया, उसके तहत क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत तो क्या किया गया था कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। यानी मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा क्या संशोधन कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकता है। यानी 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया गया कि मंत्री परिषद जो सलाह देगी उसको राष्ट्रपति एक बार विचार विमर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि मंत्री परिषद ने उसे फिर वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति फिर उसके ऊपर
हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, यानी वो उसे दोबारा वापस भेज नहीं सकता। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है, लेकिन यदि दोबारा मंत्रिपरिषद ने वैसे की वैसे भेज दिया तो फिर उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। ये बात 44वां संविधान संशोधन 1978 के लिए 78 में की गई, जबकि 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है, बाध्य है। जबकि जो आर्टिकल 74 है उसमें क्या था कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये थी बात आर्टिकल 74। अब देखते हैं कि आर्टिकल 75 में क्या है, यानी अनुच्छेद 75 में क्या है। तो देखिएगा आर्टिकल 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री होता है, जैसे ऑप्शन ए है चयनित, ब में कह दे मनोनीत, स में कह दे नियुक्त और द में कह दे निर्वाचित। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है, यानी प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। तो ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है, और जिसकी नियुक्ति कौन करता है जी, राष्ट्रपति करता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त, और जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा जी, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से है, प्रधानमंत्री की सलाह से है। यानी पहले तो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये पूछा जाए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो भी किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री जिनको कहेगा उन्हीं को राष्ट्रपति मंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ भी कौन दिलाता है जी, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और जो मंत्री शपथ लेते हैं वो किसकी शपथ लेते हैं, शपथ वो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं जो भी मंत्री हैं, और इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अब अगला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति जो यदि संसद का सदस्य नहीं है, ये सभी चीजें आर्टिकल 75 में है जी, और 75 में ये बात है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है क्या। तो ये आर्टिकल 75 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद का सदस्य है या नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री व मंत्री बन सकता है, और यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन अपना तो प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, और यदि कोई वो मंत्री या प्रधानमंत्री बन गया तो उसे संसद का सदस्य
कितने माह में होना जरूरी होगा? 6 माह में होना जरूरी होगा। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा और जीतना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता। ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? लोकसभा की बहुमत दल का नेता। लोकसभा का नेता नहीं होता प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता नहीं होता, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्यों? प्रधानमंत्री तो राज्यसभा का भी बन सकता है, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, तो जिस सदन का वो सदस्य होगा उसी का नेता होगा। जैसे मनमोहन सिंह किसके नेता थे? राज्यसभा के नेता थे। इसी प्रकार जैसे नरेंद्र मोदी किसके हैं? लोकसभा के नेता हैं, लेकिन वो चाहे किसी भी सदन के नेता हों, लेकिन वो किसके होंगे? लोकसभा के बहुमत दल का नेता कहलाता है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कहलाएगा, न कि लोकसभा का नेता कहलाता है। यानी प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इसी प्रकार जो भी मंत्री परिषद बनती है उसकी सदस्य संख्या कितनी रहेगी? तो देखें, भारत का संविधान लागू हुआ जब से और 2003 तक कोई भी मंत्रियों की सदस्य संख्या फिक्स नहीं थी, लेकिन 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रियों की सदस्य संख्या कितने निश्चित कर दी गई? कितने से अधिक नहीं होगी जी? 15% से अधिक नहीं होगी। और वो भी किसकी? लोकसभा के सदस्यों की। लोकसभा के सदस्यों की, यानी लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कितने से अधिक नहीं होगी? मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक। एक चीज और ध्यान रखें, इस 15% में प्रधानमंत्री भी सम्मिलित है, यानी प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। केंद्र सरकार में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। ये बात कौन से आर्टिकल के द्वारा तय की गई है? आर्टिकल का यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक केंद्र सरकार में मंत्री नहीं होंगे। ये बात 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा की गई है। अब है कि आर्टिकल 78 में क्या है, यानी अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में क्या है? तो देखिएगा आर्टिकल 78 में क्या है। आर्टिकल 78 में है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख आर्टिकल 78 में है। और जो भी मंत्री परिषद जो भी कार्य करती है उसको परामर्श, यानी उसको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो भी कार्य करती है तो उसको जो कार्य की रिपोर्ट है प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78 के तहत। इसी प्रकार है एक आर्टिकल अनुच्छेद 88, यानी अनुच्छेद 88 में क्या है? तो देखें अनुच्छेद 88 में दो बातें हैं जी। नंबर एक तो क्या है? संसद के दो सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो देखें जो भी मंत्री होता है वो लोकसभा में भी बोल सकता है और राज्यसभा में भी बोल सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी मंत्री हो वो लोकसभा व राज्यसभा में अपनी बात रख सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग जिस सदन का वो सदस्य होगा उसी में अपना मत देगा, लेकिन अपनी बात वो लोकसभा और राज्यसभा में रख सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री हो, वो लोकसभा व राज्यसभा में अपनी बात
कह सकता है, बोल सकता है। दूसरी चीज क्या है जी, आर्टिकल 88 में, यानी एक होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, तो महान्यायवादी का उल्लेख तो आर्टिकल 76 में है, लेकिन आर्टिकल 88 में क्या लिखा है महान्यायवादी के बारे में, यानी महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 88 में है। वैसे अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का उल्लेख तो कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 76 में है। लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं आर्टिकल 88 में क्या लिखा है? आर्टिकल 88 में लिखा है कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वह किसी भी यानी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी उनकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। इसी प्रकार देखो, केंद्र सरकार में एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक उप मंत्री होते हैं। ये तीन स्तर के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो राज्य मंत्री हैं ये भी फिर दो हैं, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। इस प्रकार कितने श्रेणियां हैं इसकी? 4 हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार मंत्री वह राज्य मंत्री। अब देखें, प्रश्न ये है मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद में अंतर क्या है? मंत्री परिषद में यानी मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद में अंतर क्या है? तो देखते हैं मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद में क्या अंतर है। देखिएगा जी, मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका उल्लेख सिर्फ आर्टिकल 352 में ही है। मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका उल्लेख सिर्फ आर्टिकल 352 में ही है, और किसी भी कहीं पर भी अपने को मंत्रिमंडल शब्द दिखाई नहीं देता है। अब इनमें डिफरेंट क्या है जी मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में? मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री ये मंत्री आते हैं। इसी प्रकार दूसरा अंतर यह है कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, जबकि मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। यानी मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, जबकि मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और जो मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद में से ही बनता है। तो ये मंत्रिमंडल व मंत्री परिषद में क्या है? अंतर है। यानी मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री आते हैं। और मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है, जबकि मंत्री परिषद का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में से ही बनता है। इसी प्रकार एक और मंत्री होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, जैसे संसदीय सचिव। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है संसदीय सचिव। तो देखें, संसदीय सचिव है, इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी संसदीय सचिव स्तर के क्या बनाए जाते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं। अब देखिएगा, जो संसदीय सचिव होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी पीएम करता है। इनको शपथ भी कौन दिलाता है? इनको शपथ भी पीएम दिलाता है। इनको बर्खास्त भी कौन करता है? इनको बर्खास्त भी प्रधानमंत्री ही करता है। तो कहने का अर्थ है कि जो संसदीय सचिव हैं इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति पीएम यानी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संसदीय सचिवों को शपथ भी कौन दिलाता है? तो संसदीय सचिवों को शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है। संसदीय सचिवों को बर्खास्त कौन करता है? तो संसदीय सचिवों को बर्खास्त
प्रधानमंत्री करता है। अब देखते हैं कि आज तक भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं। तो देखिएगा, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने जी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक था। जिनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक था। इसी प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, जैसे पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ जी? 1954 ईस्वी में। तो जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसी समय पंचशील समझौता हुआ था, जो कि 1954 में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ था? भारत व चीन के मध्य। तो ये पूछा जाए कि पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। किस किस के मध्य? भारत व चीन के मध्य। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि देखें, एक 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया गया। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना जी। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है जी? पिछड़े वर्ग, यानी जो पिछड़े आर्थिक क्षेत्र से जो पिछड़े वर्ग थे, उनकी जांच करने से संबंधित कौन सा आयोग था जी? काका कालेलकर आयोग था। यानी जो पिछड़े थे, वो भी किस क्षेत्र से? शैक्षणिक क्षेत्र से पिछड़े हुए थे, उनकी जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? काका कालेलकर आयोग। और जो काका कालेलकर आयोग है, ये कब बना जी? इसका गठन 1953 में हुआ, जबकि काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1955 में दी थी। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1956 में। ये भी किसके समय में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ। इसी प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कब बना? 1953 में बना। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, जो कि कब बना? 1953 में बना। इसी प्रकार बेरूवादीवाद है, जो कि 1960 में हुआ। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार 1962 में भारत व चीन युद्ध हुआ। भारत व चीन युद्ध 1962 में हुआ। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार जो भी आईआईटी हैं, आईआईटी, एम्स, इन सभी संस्थाओं की स्थापना भी कौन से प्रधानमंत्री के समय में हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को, जो बांध हैं, डैम हैं, उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा बांधों को किसने दी थी जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगभग कार्यकाल 17 वर्ष का रहा है। इसी प्रकार उसके बाद में 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, जो कौन बने जी? गुलजारी लाल नंदा।
तो ये पूछा जाए कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने हैं। उसके बाद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तो ये पूछा जाए, देखिएगा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जैसे गुलजारी लाल नंदा, इन तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं जी? लाल बहादुर शास्त्री। यानी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था जी? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और देखें इन्हीं के काल में 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या हुई जी? भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या हुई? 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या हुई? युद्ध हुआ। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? लाल बहादुर शास्त्री थे। और देखें ताशकंद समझौता हुआ जी। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जी? उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देखिए ताशकंद उस समय तो सोवियत संघ में था, जबकि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। तो ये पूछा जाए कि ताशकंद समझौता कब हुआ? जनवरी 1966 में। और 1965 में भारत व पाकिस्तान की क्या हुई थी? लड़ाई। उसी के मद्देनजर, उसी की मध्यस्थता के लिए कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद में फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने जी? गुलजारी लाल नंदा बने। गुलजारी लाल नंदा। फिर गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देखिए इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से 1977 व 1980 से 1984 तक है। ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल है। तो देखें 1966 में भारत की प्रधानमंत्री कौन बन गई जी? इंदिरा गांधी बन गई। 1967 में फिर चुनाव हुए जी। 1967 में क्या हुई? लोकसभा के चुनाव हुए। और 1967 में जब लोकसभा के चुनाव हुई तो इंदिरा गांधी को इतनी सीटें नहीं मिली जितना बहुमत नहीं मिला जितना बहुमत पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। और 1967 से और 1972 तक इसका कार्यकाल होना चाहिए था इस लोकसभा का, लेकिन ये पहले ही भंग हो गई। और 1967 से और इसका कार्यकाल कब तक रहा जी? 1971 तक रहा। उसके बाद में क्या होता है जी? इसी के कार्यकाल में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1971 में भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या हुई जी? लड़ाई हुई। तो ये पूछा जाए कि भारत व पाकिस्तान के मध्य फिर लड़ाई कब हुई जी? 1971 में। और इसी के तहत शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता। और शिमला समझौता कब हुआ जी? 1972 में हुआ। और जो 1971 की लड़ाई हुई उसी के तहत बांग्लादेश एक अलग देश बना। यानी बांग्लादेश कब बना जी? 1971 में बना। इसी प्रकार 1971 में चुनाव हुई और 1971 से और फिर
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब तक रही जी? 1977 तक रही। अब अपन लोग सोच रहे होंगे कि कार्यकाल तो 1971 से 1976 तक होना चाहिए, लेकिन देखें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 1976 में हुआ, यानी 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। उसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया जी? 6 साल कर दिया गया। इसलिए चुनाव कब हुई है जी? 1977 में हुई। एक देखें, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण जो कब हुआ? 18 मई 1974 को। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। इसी प्रकार भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में इमरजेंसी लगी, जो कब जी? इसकी घोषणा कब हुई? 25 जून 1975, जबकि इसे लागू कब किया गया? 26 जून 1975 को। तो ये पूछा जाए कि आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975, जबकि इसे ये लागू कब हुई? 26 जून 1975। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। फिर 1977 में चुनाव हुए और 1977 के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने जी मोरारजी देसाई। तो देखें, मोरारजी देसाई एकमात्र वो प्रधानमंत्री हैं जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। और मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान मिला हुआ है। यानी निशान-ए-पाकिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? मोरारजी देसाई को। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जी? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में ही 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। तो ये पूछा जाए कि 44 अमेंडमेंट कब हुआ? 1978 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी? मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई ने ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया जी? जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, इसे वापस 6 साल से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने जी चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। तो ये पूछा जाए कि भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो चौधरी चरण सिंह हैं। देखें, इंदिरा गांधी 1980 से 84 तक फिर बनी। तो देखें, 1983 में गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ जी? नई दिल्ली में हुआ। उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। यानी गुट निरपेक्ष का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। इसी प्रकार 1983 में यानी सरकारी आयोग बना। सरकारी आयोग जो कि किससे संबंधित था? केंद्र राज्यों संबंध से, केंद्र एवं राज्यों के संबंध से। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग, जिसका गठन कब हुआ? 1983 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। इसी प्रकार पंजाब में जो सिख दंगे हुए, उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी।
और 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने जी राजीव गांधी बने, राजीव गांधी। तो देखें राजीव गांधी के कार्यकाल में देखें 52वां संविधान संशोधन 1985 हुआ। तो ये पूछा जाए कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में। इसके तहत व्यक्तिगत दल बदल पर क्या लगाई गई, व्यक्तिगत दल बदल पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। और 10वीं अनुसूची भी इसी के तहत जोड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जी, राजीव गांधी थे। इसी प्रकार श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी जी, यानी श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई। तो उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे, यानी श्रीलंका में कौन सी सेना भेजी गई थी, शांति सेना। उसके द्वारा ऑपरेशन पवन चलाया गया था शांति सेना के द्वारा। और ये कहां पर भेजी गई, श्रीलंका में। उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे जी, राजीव गांधी थे। दूसरी चीज, जो बोफोर्स घोटाला हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे जी, राजीव गांधी थे। उसके बाद में 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी, वीपी सिंह बने, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ओबीसी को आरक्षण जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उसी समय ओबीसी को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। और जिनका कार्यकाल कितना रहा जी, लगभग 1 वर्ष के बाद। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, यानी 1990 से 1991। उस समय यानी लगभग 1 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री कौन बने जी, चंद्रशेखर बने। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री 1991 से 1996 के मध्य रहे, यानी 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे जी, पीवी नरसिम्हा राव। देखें इसी बीच में जब चुनाव चल रहे थे तो चुनावों के समय 21 मई 1991 को राजीव गांधी की क्या बम धमाके में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और पीवी नरसिम्हा राव कब रहे जी, 1991 से 1996। जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह इन्हीं के कार्यकाल में भारत के क्या रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। इसी प्रकार जो बाबरी मस्जिद 1992 में ढाई गई 6 दिसंबर 1992 को, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी, पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं जी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखें अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बने और वो मात्र कितने दिन थे जी, 13 दिन थे। उसके बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में प्रधानमंत्री बने और वो कितने महीने रहे, 13 महीने रहे। उसके बाद में 1999 से और 2004 तक लगभग 4.5 साल प्रधानमंत्री कौन रहे जी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कहने का अर्थ है कि पहली बार बने जब 13 दिन रहे, फिर 1998 में बने जब कितने महीने रहे, 13 महीने रहे, और उसके बाद में 1999 से और 2004 यानी लगभग 4.5 साल तक रहे। यानी कहने का अर्थ है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कितने बार बने हैं जी, 3 बार बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन प्रधानमंत्री बने उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे जी, एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, जो लगभग 1 साल रहे। उसके बाद में
यानी 1996 से 97। उसके बाद में 1997 से और 1998 के बीच में आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल भारत के क्या बने जी, प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में 2004 से और 2009 प्रधानमंत्री कौन बने जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। देखें इन्हीं के कार्यकाल में RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ जी, 2005 में। इसी प्रकार इन्हीं के कार्यकाल में नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना फरवरी 2006 में लागू हुआ। उस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद में देखें मनमोहन सिंह का कार्यकाल फिर 2009 से और 2014 तक फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। और देखें एक है RTE राइट टू एजुकेशन यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो अधिनियम तो कब बना, 2009 में, और ये भारत में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसी प्रकार 2014 से और वर्तमान तक भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं जी, नरेंद्र मोदी हैं, जो 2014 से 2019, 2019 से 2024 और अब वर्तमान में 2024 में जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा के, उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री कौन है जी, नरेंद्र मोदी हैं। जो भी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री, देखें या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो लगातार भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, और उन्हीं की बराबरी नरेंद्र मोदी ने की है जो भी लगातार भारत के तीसरी बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। अभी देखें एक है जैसे उप प्रधानमंत्री, तो देखें उप प्रधानमंत्री का वैसे तो संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है। जबकि ये पूछा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे जी, तो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कहने का अर्थ है कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद में भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। और देखें उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो देखें अपन ने जो ये प्रधानमंत्री से संबंधित जो टॉपिक था उसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। अब अपन लोग जो इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जो MTS में प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जैसे प्रश्न 1, ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे।
आंसर क्या आएगा जी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए प्रश्न नंबर 2 कि अनुच्छेद 74 में क्या है? अनुच्छेद 74 में क्या है? तो देखिएगा आंसर होगा राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 74 में है। इसी प्रकार प्रश्न 3 ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या आएगा जी? राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री क्या होता है जी? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है जी? नियुक्त होता है। और जिसकी नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। और देखें प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। प्रश्न 4 ये पूछा जाए व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि ये पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति? तो वो किसके प्रति जी? लोकसभा के प्रति। ध्यान रखिएगा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 5 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र में मंत्रियों की संख्या निश्चित की गई। आंसर कितने निश्चित की गई जी? 15%। यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा केंद्र में मंत्रियों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो कितने निश्चित की गई जी? 15%। यानी और वो 15% भी किसकी? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। और देखें 15% में प्रधानमंत्री सहित 15%, यानी प्रधानमंत्री भी इन 15% में ही है।
तो कितनी निश्चित की गई जी? 15%, और वो भी किसकी? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक केंद्र में मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या आएगा जी? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। कौन से में है जी? अनुच्छेद 78 में। प्रश्न 7, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर क्या आएगा? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रश्न 8, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जी? आंसर आएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जी? इंदिरा गांधी बनी। प्रश्न 9, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर आएगा जी मोरारजी देसाई। तो ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने जी? मोरारजी देसाई, जिन्हें निशान पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है। प्रश्न 10, भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, तो आंसर क्या आएगा? चौधरी चरण सिंह। यानी चौधरी चरण सिंह भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। प्रश्न 11 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर क्या आएगा जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। प्रश्न 12 है, अनुच्छेद 88 में क्या है? अनुच्छेद 88 में क्या है? तो आंसर क्या आएगा जी? अनुच्छेद 88 में है, देखिएगा संसद के दो सदन हैं जी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जो मंत्री होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में से मंत्री बन सकते हैं, और जो मंत्री होते हैं
वो अपनी बात लोकसभा व राज्यसभा में रख सकते हैं, यानी मंत्री होंगे, जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे वो लोकसभा व राज्यसभा में बोल सकते हैं, लेकिन अपने मत का प्रयोग उसी में करेंगे जिसके वो क्या हैं, सदस्य हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, एक है महान्यायवादी। महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं करता। क्वेश्चन 13, संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर क्या आएगा? संसदीय सचिवों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और शपथ भी कौन दिलाता है जी? संसदीय सचिव को शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। एक चीज ध्यान रखें, संसदीय सचिव का संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रश्न 14, 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किए गए, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर क्या आएगा जी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 15, बिना संसद का सदस्य रहे व्यक्ति कितने दिन मंत्री बन सकता है? तो आंसर क्या आएगा जी? 6 माह। यानी कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहे 6 माह तक प्रधानमंत्री मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे इसका सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो देखें, अपन ने ये जो 15 प्रश्न थे महत्वपूर्ण, उनके ऊपर डिस्कस किया। अब ये सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखें, आजकल जो एग्जाम का थोड़ा लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सामान्य ज्ञान व्रत पुस्तक को बनाया गया है। इसी प्रकार है ये सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें क्या किया गया है जी? संकलन किया गया है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें क्या किया गया है? संकलन किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें क्या है? संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यानी एक्सप्लेन की गई है। इसी प्रकार एक पुस्तक है एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एमटीएस एम हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, इंग्लिश, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या का पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।